हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन की क्लास कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर पाते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको और भी वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे। और यदि आप हमारा एमपीटेट सीटेट के लिए सीडीपी और एवीएस का कोर्स परचेस करना चाहते हैं, जिसका ड्यूरेशन 4 महीने का है, तो आप उसे मात्र 499 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको सारे ही वीडियो कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, सारे ही नोट्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बाल विकास और पर्यावरण अध्ययन पूरा आपको 499 में यहाँ पर करवाया जाएगा। और यदि इसके अलावा भी आप इंग्लिश, मैथ्स कोई भी कोर्स यदि बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर जाकर आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है। कोई पॉइंट नंबर 12 को आप यहाँ से देखेंगे। देखो, धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय क्या है। अब यहाँ पर धारणीय विकास यदि हमें पता है तो हम इसका आंसर कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा धारणीय विकास क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, धारणीय विकास यहाँ पर कहलाता है। क्या चीज़ यहाँ पर बोली गई है? विकास की वह अवधारणा जिसमें हम लोग अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन उस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं, जैसे कि हम लोग अभी बहुतायत से जल का प्रयोग कर रहे हैं, पानी को वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें ये चीज़ भी पता है कि इस पानी को हमें भविष्य के लिए भी सुरक्षित रखना है। तो हम लोग भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए क्या कहलाती है? धारणीय विकास। क्योंकि यदि मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन हो जाता है, ये चीज़ मुझे समझ आ जाती है कि मुझे पानी को दूषित नहीं करना है या पानी को अधिक नहीं ढोलना है, क्योंकि मुझे पानी की बचत करनी है, तो ये मेरी क्या हो गई? ये मेरी धारणा हो गई। ये मेरा एक प्रकार से धारणीय विकास हो गया। ठीक है, अब ये पॉइंट समझ में आया तो इस क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता क्या होती है। मतलब हम लोग इस चीज़ को कैसे मानते हैं? धारणीय विकास मतलब कि अभी जिस पानी को हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको भविष्य के लिए भी बचा रहे हैं। तो हम लोग किस चीज़ के प्रति संवेदनशील है? हम लोग प्राकृतिक संसाधनों के प्रति संवेदनशील है। क्वेश्चन की लैंग्वेज हो सकता है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन हम लोग यदि इसे समझेंगे तो बहुत आसान ये हो जाएगी। अगले पॉइंट पर हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट बोल रहा है वर्ष 2002 में जो जोहान्सबर्ग यानी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसका मुद्दा क्या था? सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रोथ, विकास यहाँ पर होता रहे, इसका प्रमुख यहाँ पर लक्ष्य था। तो इसकी थोड़ी सी कहानी है, इस कहानी को मैं आपके सामने थोड़ा सा रखूँगी। क्या ये कहानी है? कहाँ से इस कहानी की शुरुआत हुई थी? तो देखा, हुआ ये था कि 1972 में एक स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। थोड़ी सी कहानी जान लेंगे तो बहुत आसान ये चीज़ हमारे लिए हो जाएगी। 1972 में एक स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। उसमें क्या किया गया था? उसमें पर्यावरण संरक्षण की यहाँ पर बातचीत की गई थी कि हमें क्या करना है, हमें पर्यावरण का संरक्षण करना है। ठीक है, फिर उसके बाद उसके जस्ट 10 साल बाद नैरोबी केन्या जो है, जहाँ पर हमारा UNFCCC का हेड क्वार्टर है, वहाँ पर इसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई, जहाँ पर सारे देश के लोग आए जो कि 1972 में स्वीडन स्टॉकहोम गए थे, वो नैरोबी केन्या गए। उन्होंने डिस्कस किया कि उन्होंने इस चीज़ को कहाँ तक अप्लाई किया है। तो ये सम्मेलन नैरोबी केन्या में हुआ था। फिर उसके 10 साल बाद 1982 के 10 साल बाद यानी कि 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ, जो कि ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है, वहाँ पर फिर से डिस्कस किया गया कि जो हम स्टॉकहोम सम्मेलन बनाए थे वो कितना सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, उसके बाद की कहानी है कि फिर 2002 में फिर से एक सम्मेलन हुआ, जो कि पृथ्वी सम्मेलन के बेस पर ही हुआ था, कि जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमें जैव सुरक्षा करनी है, हमें विश्व पर्यावरण दिवस मनाना है 5 जून को। वो कैसे सक्सेसफुल हुआ या नहीं, या फिर कितना काम और बाकी है। तो 2002 में फिर से एक सम्मेलन हुआ था, जिसे हम लोग जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का सम्मेलन के रूप में जानते हैं। ठीक है, और एजेंडा 21 के रूप में इसको हम लोग जानते हैं, रियो घोषणा के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें जो है बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। 1972 से कहानी शुरू होती है, जो 2002 पर आकर ख़त्म होती है। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो सतत विकास के लक्ष्य रखे थे, उसमें कितने तत्व हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है? 17 पॉइंट्स को कवर किया जाता है कि देश की हेल्थ कैसी है,
देश लोगों को सुविधाएं देने में कितना आगे है, देश टेक्नोलॉजी में कितना आगे है, देश गरीबी को ख़त्म करने में कितना आगे है, देश जो है महामारी को ख़त्म करने में कितना आगे है। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखकर एक रिपोर्ट बनती है जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। इसकी घोषणा कब हुई थी, ये इम्पॉर्टेंट है। इसकी घोषणा जो है 1972 में, जो अभी मैंने आपको बताया, कहानी शुरू होती है हमारी स्टॉकहोम सम्मेलन से। यहीं पर पहली बार प्रस्ताव रखा गया था, क्योंकि 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। तो ये बात रखी गई कि अब से हर साल 5 जून 1973 से लगभग पूरे हर साल जो है हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएंगे। ओके, अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस हमने देख लिया 5 जून को मनाया जाता है। इसी के नीचे अगला पॉइंट है हमारा, देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। अब देश की जो प्राकृतिक पूंजी है उसमें क्या आएगा, हमारा वन, जल, खनिज, सारी जो प्राकृतिक संपदाएं हैं वो हमारी सारी प्राकृतिक पूंजी में आएगी। मानव निर्मित चीज़ें में सड़क सुरक्षा हो गई, जितनी भी चीज़ें होती है जो मानव के द्वारा निर्मित है वो सारी हमारी मानव निर्मित संपत्ति के अंदर आता है। वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं प्राकृतिक पूंजी या प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वर्ष 1972 में आयोजित किए गए सम्मेलन का नाम क्या है? तो वर्ष 1972 में आयोजित किए गए सम्मेलन का नाम है स्टॉकहोम सम्मेलन। यहीं से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की गई थी। यहीं से UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ठीक है। अगला है सौर विकिरण की सबसे बड़ी भूमिका कहाँ पर होती है? जल चक्र में। वाटर साइकिल जब हम लोग पढ़ते हैं, वाटर साइकिल कैसे चलता है, जैसे कि पानी का अवशोषण होना तो वो सूर्य के द्वारा ही होता है, फिर उनका बादलों का बनना, फिर बादलों का बरसना। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है सबसे मेन रोल कौन प्ले करता है? सौर विकिरणें, सूर्य की किरणें। यहाँ पर सूर्य यहाँ पर सबसे बड़ा मेन रोल प्ले करता है। ठीक है। अगले पॉइंट की यदि बात करें, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यहाँ पर कहाँ स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च जो है कहाँ पर स्थित है? ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। ये कार्य क्या करता है? ये कार्य ये करता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है उसके अधीन आता है। यहाँ पर बहुत सारी पर्यावरण से रिलेटेड रिसर्च यहाँ पर की जाती है, जैसे कि इसके नाम में ही छुपा हुआ है रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो रिसर्च यहाँ पर की जाएगी। इंजीनियर्स जो होते हैं वो यहाँ पर रिसर्च करते हैं पर्यावरण से रिलेटेड। अगला पॉइंट है सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट रखते हैं। तो जैविक विविधता का संरक्षण करना, जो बायोडाइवर्सिटी है उसका संरक्षण करना, प्रदूषण को कंट्रोल करना, उसका प्रदूषण पर रोक लगाना, निरोध मतलब उस पर रोक लगाना, उसको नियंत्रण करना, तथा निर्धनता जो गरीबी है उसको घटाना ही हमारे सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो कि 1992 में हुआ था, कहाँ पर किया गया था? रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में किया गया था। किस किस नाम से जाना जाता है? तो रियो डी जेनेरो, रियो सम्मेलन, एजेंडा 21, रियो घोषणा पत्र, ये सारे इसी के नाम से जाने जाते हैं। पृथ्वी सम्मेलन को इसी के नाम से जाना जाता है। 27 घोषणा पत्र पर यहाँ पर साइन किए गए थे। 26 सिद्धांतों को यहाँ पर अपनाया गया था। अगला देखिए, पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए, जिसे क्या नाम दिया गया? जिसे एजेंडा 21 नाम दिया गया। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई थी, बहुत सारे लक्ष्य रखे गए थे, बहुत सारे टारगेट रखे गए थे, जिसे किसान लोग जो होते हैं उनको अवेयर करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खतरनाक दवाइयाँ होती हैं उनका प्रयोग ना करें, उनको पर्यावरण के प्रति अवेयर करना, लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, उनमें पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता बिठाना, ये सारी ही चीज़ें एजेंडा 21 के अंतर्गत आती है। अगला पॉइंट है रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? रियो 20 जो घोषणा पत्र था जिसमें सारी घोषणाएं की गई, उसका शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। एक ऐसा फ्यूचर जो हम सब चाहते हैं, इंग्लिश का शब्द है द फ्यूचर, एक ऐसा फ्यूचर जो हम लोग चाहते हैं। ये रियो 20 जो घोषणा पत्र था रियो डी जेनेरो में किया गया था, उसका शीर्षक था, उसका थीम था। अगला पॉइंट है पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। वायु में क्या क्या पाया जाता है? एक प्रकार का मिश्रण है। नाइट्रोजन N2 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 28% पाया जाता है, ऑर्गन गैस जो होती है 0.93% पाई जाती है, CO2 गैस 0.038% पाई जाती है। ये सारी गैसें हमारे वायुमंडल एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। ठीक है।
अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत गैस कौन सी है, तो अभी अपन ने देखा नाइट्रोजन है, कितनी है 78% है। अगला पॉइंट देखिए, इसमें नंबर नहीं लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर मार्क करते हुए जाऊँगी। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की सबसे ज़्यादा कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो पेड़ पौधे ही तो ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करते हैं, जो कि हम रिस्पायरेशन श्वसन प्रक्रिया के द्वारा ग्रहण करते हैं। तो किस चीज़ की कमी हो जानी है? ऑक्सीजन की कमी हो जानी है। वह कार्य जो पेड़ों के द्वारा नहीं होता है, वायु का प्रदूषण पेड़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक है, ये अगला पॉइंट हो गया। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कौन बढ़ाता है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, इसी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। नहीं बढ़ाता है मतलब कि नहीं बढ़ती है। पौधे कभी भी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस होती है, इसमें CO2 को यहाँ पर बढ़ावा नहीं देते हैं। अपक्षय का मतलब क्या होता है? अपक्षय का विचार क्या है? अपक्षय का मीनिंग क्या होता है? अपक्षय चीज़ क्या होती है? तो एक प्राकृतिक क्रिया से जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त कर देती है, अपक्षय कहलाती है। हम लोग बोलते हैं ना चट्टानों का अपक्षय हो रहा है। चट्टान क्या हो रही है? कटती जा रही है, वो सूक्ष्म भागों में विभाजित होती जा रही है, मतलब चट्टानें जो है नष्ट होती जा रही है। अगले पॉइंट की बात करें, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये जो है विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय, ये कन्वेंशन जो है कब लागू किया गया था? 23 मार्च 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? नैरोबी केन्या में है। जैसा कि अभी मैंने बताया 1972 के जस्ट 10 साल बाद 1982 में जो है नैरोबी केन्या में उसकी वर्षगांठ मनाई गई थी स्टॉकहोम सम्मेलन की, जो कि स्वीडन में हुआ था। तो यहीं पर UNEP का हेड क्वार्टर रहे। ठीक है, कब हुआ था? 1972 में हुआ था। UNEP के प्रमुख कौन है? एरिम सोलेम इसके प्रमुख है। EPA का पूर्ण रूप क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA का फुल फॉर्म है। और ये क्या है? एक प्रकार की अमेरिकी एजेंसी है, अमेरिका की एजेंसी है, जिसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को की गई थी। ठीक है, ये तो बात हो गई EPA के बारे में, इन्वायरमेंटल प्रोग्राम एजेंसी के बारे में, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के बारे में। अब बात करते हैं EA क्या है? तो नेशनल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी। EA मतलब इन्वायरमेंटल अथॉरिटी। ठीक है, कभी आपसे बहुत सारी बार क्या होता है, फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि एक फुल फॉर्म आपसे पूछा हुआ है, UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसमें आपसे ये पूछा गया था, लास्ट वाला जो C है इसका मतलब क्या होगा? तो आपको यहाँ पर इंग्लिश में इसका नाम पता होना चाहिए। हिंदी में भी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण प्रोग्राम इसे बोला जाता है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन, कन्वेंशन हो गया ऑन क्लाइमेट, जलवायु चेंज, जलवायु परिवर्तन पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है UNFCCC। चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर कर रहे हैं। उससे पहले आपके लिए एक होमवर्क है। आप होमवर्क में हमें कमेंट करके बताएंगे कि वियना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। ठीक है, वियना प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल। और आप हमें बताएंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किससे यहाँ पर संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि इस पॉइंट को हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप इस चीज़ के बारे में जानते हैं, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, तो ये किससे संबंधित है? यहाँ पर कोई एक समझौता हुआ होगा। कनाडा में है मॉन्ट्रियल, इसमें भी कुछ समझौता हुआ होगा। तो क्या यदि आप इस चीज़ के बारे में जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और सेशन अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करना ना भूलें और शेयर करें इसे अपने कम्युनिटी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।